पहले देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है उस संविधान के तहत सरकार चलानी चाहिए। एमएसपी क्या है? एमएसपी जो है जैसे किसान है, जैसे एक व्यापारी है, फैक्ट्री का मालिक है, वो अपने माल की लागत जोड़ता है और इसके बाद उस पर सरकार के टैक्स को जोड़ता है, फिर इनकम जोड़ता है। उसी तरह से किसान भी एमएसपी की मांग कर रहा है कि मेरी लागत के आधार पर मुझे मूल्य निर्धारित किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने 1 रुपया किसी को रिश्वत दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य 4 दिन पहले ये रामचरितमानस के प्रति जलवाते थे। यदि कहीं वो रह गए होते तो रामचरितमानस पे बैन हो जाता। हम तो छठी बरहिम रामायणों में करा पाए। ये हमारे लोगों को जमीन पर बैठाया जाता है, ये 5 फुट ऊपर चारपाई पे बैठ के जजमेंट देते हैं, तो समाज में बराबर नहीं बैठ। 5 फुट ऊपर चले। बसपा के यहाँ का साथी कौन है? आइए बसपा नहीं, मैं व्यवस्था पे बोल रहा हूँ। युवा जाग चुका है, अब प्रधानमंत्री मोदी। युवा जाग चुका है मतलब अभी तक युवा जागा नहीं था? नहीं जागा था, अब जाग चुका है। देखो दोस्तों, आपने देखा कि लोगों ने चुनाव के मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी। दोपहर का मौसम, गांव का चौराहा और चुनाव पे चर्चा। आजकल आपको हर जगह ये चीज़ें दिख जाएंगी। चुनाव नज़दीक है, लोग अपने पार्टियों के बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, चाय चौवाल के चुनावी मंच पे आपका स्वागत है। वैसे तो हम अपना रथ लेकर के, चुनावी रथ लेकर के इधर से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ लोग चुनावी बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमने सोचा क्यों ना इनकी बातें एक सही मंच पे रखी जाए और जाना जाए कि क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है इन लोग को, कौन सी पार्टी जीत रही है। हालांकि जो भी जिस पार्टी के समर्थक हैं वो पुरजोर लगा देंगे अपनी पार्टी को जिताने के लिए, अपनी पार्टी की अच्छाइयाँ गिनाने के लिए, विरोधी पार्टी की बुराइयाँ गिनाने के लिए। आइए जानते हैं, बात करते हैं इन लोगों से और देखते हैं क्या बातें ये लोग कर रहे थे, किन मुद्दों को लेकर के ये बात कर रहे थे, किस पार्टी के समर्थन में ये लोग इकट्ठा हैं, क्या अलग अलग पार्टियों के समर्थक लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये सतीश वर्मा नाम है। सतीश जी, क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, आपकी सत्ता पार्टी की बात करें तो ये गिना रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम किया है, वहीं विपक्ष की बात करें तो इंडिया अलायंस की बात करें हम, उन्होंने कहा कि देश को बर्बाद कर दिया पिछले 10 सालों में। क्या कहेंगे इस पे आप? देश के चुनाव के बारे में जैसे हमारे यहाँ जो भी योजनाएं चली थी उसमें उस तरीके से जैसे हम लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। किन योजनाओं की बात कर रहे हैं आप? जैसे हम लोगों को भैया जैसे रोजगार चाहिए, यहाँ भी हम लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार में हम लोगों जैसे रोजगार में धंधा टूटता चला जा रहा है। ध्यान दीजिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, धंधा टूटता चला जा रहा है। तो हम लोग अपना रोजगार करने के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था करेंगे ही। रोजगार के अलावा आपको क्या लगता है कि किन और मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है या किन मुद्दों पे पीछे है? क्या नाम, वैसे पहले नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम मोहर्रम अली योगी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय मुस्लिम योगी समाज एवं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। ये नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर एक भी अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज, ईसाई समाज को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। ये संविधान के विपरीत काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम का नारा रखते हैं। और आप देख लीजिए कि किसानों की समस्या कितनी बड़ी है। इन्होंने कहा कि आपकी आय को 2 गुना बढ़ाएंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80% किसान या तो सीमांत हैं या तो लघु किसान हैं और सामान्य किसानों की संख्या जो है 10 से 15% के बीच ही है। क्योंकि यहाँ 1950 में जब चकबंदी लागू हो गई है तो जिम्मेदारी उन्मूलन लागू हुआ 60 के करीब, तो जिम्मेदारों की जमीनें ले ली गई। उन जमीनों को गरीबों के अंदर कांग्रेस ने बंटवारा करा दिया है। तो एक नाम पर 5 बीघा पक्के जमीन यहाँ किसी गांव में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ आपके चैनल से कि कम से कम आप किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सुंदरापुर एक छोटी मार्केट में आकर के और किसानों की क्या समस्याएं हैं और नौजवानों की क्या समस्याएं हैं,
इन बात को पहुंचाने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद दे रहा हूं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों के बेटों को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि महंगाई इतना ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसान जो हैं वो अपने बच्चों को इंटर के ऊपर पढ़ा ही नहीं पाते। इंटर के ऊपर पढ़ा नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ा पाते? अगर बीटेक कराएंगे, इंजीनियरिंग कराएंगे और आईआईटी के लिए भेजेंगे तो 2 लाख रुपए से कम साल में नहीं लगता। और ये किसान की आमदनी जो है सालीना 50,000 40,000 हो रही है, तो कहां से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कराएंगे? एमएसपी लागू करने के लिए बोल तो रहे हैं। एमएसपी लागू करने के लिए हमारे किसान जो हैं दिल्ली के रोडों पर रात दिन धरना दे रहे हैं, लेकिन जो जनता के वोटों से चुन करके पार्लियामेंट में किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बुला करके बात करके किसानों को एमएसपी को लागू करना चाहिए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, किसान वहाँ एमएसपी के विरोध में है कि पक्ष में है? एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं किसान, ये लागू नहीं कर रहे हैं। पहले देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है उस संविधान के तहत सरकार चलानी चाहिए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, उस पॉइंट से हट गया था। किसान जब अपने बेटे को इंटर तक शिक्षा दिलवा पाता है तो सेना या पुलिस में भेजता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम इन्होंने 4 साल की नौकरी मिलिट्री में ही लगा दिया। गलत काम किया। जब 4 साल के बाद आएंगे तो भेड़ चराएंगे, बकरी चराएंगे, भैंस चराएंगे, बेरोजगारी में जिंदगी कटेगी। और उधर पूंजीपतियों के बच्चों के लिए इन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको इन्होंने औने पौने दामों में पूंजीपतियों के हाथ बेच करके उनके बेटों को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश की है। और हमारे बच्चों को जो शहीद होते हैं, शहादत देते हैं बॉर्डर पर, 4 साल के बाद उनको छुट्टा छोड़ देने की बात कर रहे हैं। इस कानून के वापस लेना चाहिए, इनको इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। और आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं जी, अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना की बात कर रहा हूं। बहुत गलत कानून है और हिंदुस्तान के बच्चों के साथ नाइंसाफी ना करें, क्योंकि सेना में हमारे 90% बच्चे जो है किसानों के जाते हैं, मजदूरों के जाते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों के जाते हैं। किसी पूंजीपति का एक भी बेटा सेना के बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाता, मिलिट्री में भर्ती होना। तो सबसे पहले इन्होंने किसान के बेटे को पीछे करने की कोशिश की है। और आप और देख लीजिए किसानों के साथ कितनी निर्दयता से पेश आ रहे हैं और नौजवानों के साथ निर्दयता से पेश आ रहे हैं। अभी परीक्षा, इनका पेपर आउट, जो भी परीक्षा लेते हैं पेपर आउट। आपकी सरकारों में भी बहुत पेपर लीक हुए। हमारी सरकारों में माननीय अखिलेश जी ने पुलिस की भर्ती मेरिट सिलेक्शन पर करा दिया और पूरे हिंदुस्तान का एक विष्ट उन पर उंगली नहीं उठा सका और सारे बच्चे आज पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। किस सन में हुई थी ज्वाइनिंग? अब माननीय अखिलेश जी जब 18 में अखिलेश जी की सरकार नहीं थी। भाई अखिलेश जी ने जो मेरिट सिलेक्शन किया था वो 18 था कि 17 था, इतना मुझे याद नहीं है। 17 में। और हमारे गांव के भी 3 लड़के मेरिट सिलेक्शन में सेवा में हैं। एमएसपी क्या है? एमएसपी जो है जैसे किसान है, जैसे एक व्यापारी है, फैक्ट्री का मालिक है, वो अपने माल की लागत जोड़ता है और इसके बाद उस पर सरकार के टैक्स को जोड़ता है, फिर इनकम जोड़ता है। उसी तरह से किसान भी एमएसपी की मांग कर रहा है कि मेरी लागत के आधार पर मुझे मूल्य निर्धारित किया जाए। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एकड़ में जितना गेहूं पैदा हो रहा है 12 कुंटल, 3 कुंटल से ज्यादा कोई भी किसान बता दे कि हाँ 1 बीघे से ज्यादा काटता हो, किसी का नहीं होता 3 बीघे ज्यादा। 12 कुंटल की कीमत 18,000 रुपए आती है और 18,000 रुपए में उसकी लागत जो है 20,000 के करीब पहुंच रही है। तो बताइए किसान कहां से अपने बच्चों को पढ़ावे, कहां से मकान बनवावे? इसके पास कुछ ही नहीं है। तो इसलिए सरकार को चाहिए, मोदी जी कहा था एमएसपी की बात नहीं पूरी हुई। एमएसपी मैं बता रहा हूं ना, लागत के हिसाब से सरकार का टैक्स और टैक्स के बाद इनकम किसान को दें, जैसे व्यापारी को देते हैं। तो एमएसपी लागू नहीं करते। वैसे एमएसपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देखिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, कटका मंडल का।
तो बता रहे हैं दो लोग कि यहाँ पे ऐसे भाजपा ने कुछ किया ना, किसानों को मुद्दे उठाया, बेरोजगारी के मुद्दे उठाया, कुछ आपकी पार्टी ने किया है कि नहीं किया 10 सालों में? अब इनके हिसाब से तो हम अभी तक जीरो हैं, और यदि हम जीरो हैं तो फिर जनता जनार्दन जो मुझे बैठाती है, पिछले कई वर्षों से मुझे सत्ता पे रखी है, तो इनके हिसाब से तो जनता भी जीरो है। मैं माननीय अखिलेश जी से मांग करता हूं, इनके योगी जी इतने योग्य हैं, इनको अब राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दिया जाए। इनको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी भर्तियां हो रही हैं वो पारदर्शिता के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम कर रही हैं। एक भी भर्ती में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने 1 रुपया किसी को रिश्वत दिया है। रही बात इनकी, ये जो कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पे, मेरिट भी सुन लीजिए। कल्याण सिंह की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल का रिजल्ट 32% आया था। मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने किताब फ्री कर दिया कि किताब रख के इम्तिहान दीजिए, 93% रिजल्ट आया। क्या ऐसे मेरे बच्चे टॉप करेंगे? यदि आप नकल भी कराएंगे और मेरिट भी देंगे, आज पूछिए जो मुलायम सिंह के जमाने में लड़के 93% पास करके आए थे, वो कहां है? और कल्याण सिंह के पीरियड का एक भी लड़का बता दे कि कोई बेरोजगार बैठा हो। आप योग्यता पे प्रहार करते हो, नकल को बढ़ावा देते हो, ऊपर से कहते हो मुझे नौकरी नहीं मिली है। सुल्तानपुर ITI में प्रति महीने मेला लगता है। जो बच्चे हमारे ITI करके जा रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा। अभी पिछले महीने मारुति आई थी, 45 बच्चों को लेके गई। क्या वो हमारे घर के बच्चे नहीं हैं? एक भी कोई व्यक्ति बता दे कि 1 रुपया रिश्वत देके कहीं नौकरी पाई है। आप जो है दूसरी मुद्दे पे बात आते हैं MSP के। न्यूनतम समर्थन मूल्य आज नहीं, जब से देश आजाद हुआ है किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निदान हुआ है, आयोग बना है। वो पूरे भारत भर में सर्वे करता है और किस उपज पे कितना लागत आती है उस आधार पे मूल्य निर्धारण करता है। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जोत कम है, खेती बाड़ी कम है। मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या किसी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं गेहूं ही बोऊं? मैं दूसरे उपज भी ले सकता हूं। यदि मेरे यहाँ जोत कम है, खेती कम है, तो गेहूं धान से मुझे सरकार तो नहीं बाप को बाध्य कर रही है। चने का समर्थन मूल्य दे रही है, आप कह रहे हैं हम चना नहीं बोएंगे। जिसमें आपको फायदा हो वो खेती आप कीजिए। आपके पास खेती कम है तो आप दूसरी उपजों पे जाइए। आप गेहूं ही बोएंगे, कहेंगे नहीं हमको गेहूं का फायदा नहीं हो रहा है। आप सरकार को आलोचना करना दूसरी बात है। 10 सालों में कुछ काम हुआ है भाजपा में? आपको क्या लगता है? ये हम आपसे पूछना चाहेंगे। सरकार, देखिए सरकार, भारत सरकार की यदि आप बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, तो जब से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, रेडियो में एक विज्ञापन आता था कि अनचाही वस्तुओं को न छुएं, इसमें बम हो सकता है। वो विज्ञापन भारत से गायब हो गया। गायब हुआ कि नहीं गायब हुआ? एक भय जो था आतंकवाद का, वो भय मिट गया है। हमारे देश में आज वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी चल रही है। पूरी दुनिया हमारी नकल कर रही है। हम नहीं किसी की नकल कर रहे हैं, लोग मेरी नकल कर रहे हैं कि भारत कैसे जा रहा है। लोग रिसर्च करने आ रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं। आज हमारे यहां से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल दूसरे देशों को निर्यात हो रही है। एक जमाना था हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं था। आपको याद होगा, आतंकवादी घुस के आते थे और जौनपुर, अयोध्या, लखनऊ तक कचहरी में ब्लास्ट करके चले जाते थे। कहां चले गए सब? आज हम घुस के मारते हैं, वो नहीं मारते। ये आत्मविश्वास है हमारा, हमारी सरकार की। ये आम जनता की, ठीक है आपने कहा कि आम जनता के मुद्दों पे ही हम आ रहे हैं। आम जनता के मुद्दे, अभी राष्ट्रीय मुद्दों पे आपने राष्ट्र की प्रगति के बारे में आपने देखा कि पूरी दुनिया हमको देख रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे भी देख लीजिए, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है
जिसका आपस में विवाद हो और स्वयं सुलझा ले बगैर भारत के हस्तक्षेप के। वो आज सब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है, हमारी तरफ देखते हैं कि भारत का रुख क्या है। चाहे यूक्रेन रसिया का वार देख लीजिए, रसिया और यूक्रेन की वार में जब निकाले गए हमारे देश के छात्रों को, व्यक्तियों को वहां से, जब यूक्रेन से निकाला गया, यूक्रेन से भारत को बुलाया गया कि हम ऑपरेशन गंगा के तहत उनको हम ला रहे थे, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत का झंडा लपेट के, क्योंकि हमारे जहाज पे किसी को वार करने की हैसियत नहीं थी, चाहे वो रसिया हो चाहे यूक्रेन हो, भारत का झंडा तिरंगा खड़ा था, तो हर सबने अपने मिसाइल को हटा दिया। ये किसी दूसरे देश के लिए नहीं संभव था। दूसरे देश के लोग मेरा झंडा ओढ़ के वहां से भागे हैं। ये भारत की शक्ति है। आज हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं, उनसे हम गिड़गिड़ाते नहीं हैं, वो हमारी राह देखते हैं कि हमारा रुख क्या है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय छप बोलती है। रही बात आम जनमानस के बीच में सरकार की योजनाओं की, कोई ऐसा गांव हो आपके अगल बगल जहां से अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के बोल रहे हैं, इन्हीं के गांव में देख लीजिए कितनी कॉलोनियां आई हैं। घर घर नल पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अगले कुछ दिनों में प्रत्येक व्यक्ति के घर नल होगा, टंकी की सप्लाई होगी। कॉलोनी दी जा रही है, ठीक है, बिजली सबको दी जा रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। आप बताइए कि कौन से निःशुल्क राशन दिया जा रहा, अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। आप बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लाभान्वित न हो। आप पत्रकार हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि आपकी जेब में इलाज कराने के लिए कितना पैसा है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है। एक आम व्यक्ति, उसकी जेब में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है। मैं स्वयं 11 बीघे की खेती करता हूं, मेरे पास 5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं बीमार हूं और पीजीआई मेरा इलाज हो जाए। लेकिन एक आम आदमी जिसकी जेब में आयुष्मान कार्ड है, वो पीजीआई से लेके एम्स तक 5 लाख का कैशलेस इलाज ले रहा है। ये सरकार की देन नहीं है, राशन सरकार की देन नहीं है। यही अखिलेश यादव थे। एक सप्ताह आप याद कीजिए, एक सप्ताह रात बिजली आती थी, एक सप्ताह दिन आती थी, और जो आती थी वो ढबरिक तरीके से पियर पियर जलती रही, सोझे वोल्टेज ना रहत रहा। आज आप देख लीजिए कि बिजली में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। आप 18 घंटे तहसील को मिल रही है, 16 घंटे देहात को मिल रही है, 22 घंटे सिटी को मिल रही है। मैं 3-3 घंटे हर जगह छीट बट्टा मार देता हूं। 13 घंटे बिजली आपको मिल रही कि नहीं 24 घंटे में? क्या अखिलेश के जमाने में भी यह संभव था? 200 रुपए बिजली की बिल का बात करते हैं। मैं कहता हूं मुझे बिजली नहीं देनी है, तुम 50 रुपए बिल कर दो, हम तो बिजली बिल लेंगे। लेकिन वो जो कमाएगा, क्या नाम है आपका? जैसे क्या नाम है आपका? जितेंद्र वर्मा नाम है, हम आम आदमी है, आम जनता है। जैसे अभी बीजेपी के कह रहे हैं पदाधिकारी की जो है 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ठीक है 24 घंटे बिजली दे रहे हैं आप, लेकिन तब 1 किलोवाट बिजली का घरेलू कनेक्शन था, अब 2 किलोवाट है। आप इसको कहा कह रहे हैं प्राइवेट कर देंगे तो पैसा वसूलना है तो हमें बिजली देना ही है, मीटर में चलाएंगे तभी तो हमारा इनकम बनेगा। पहले कितनी यूनिट बिजली की बिल थी पहले, अब कितने रुपए है? ये आप इसको कन्वर्ट मत करिए। जितनी भी बातें आप कहे सब फिजूल की बातें कहे हैं। एक यहाँ पर सुंदनापुर चौराहे पे जो यहाँ पर ये डिबेट हो रहा है, यहाँ की बात बता दीजिए आपने क्या विकास किया है? विकास के मुद्दे पे कहीं नहीं जाएंगे, जो भी सारी चीजें बता रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप एक मिनट शांत रहिए। आपने सुंदनापुर की बात उठाई है,
मैं कटका मंडल की बात करता हूँ। भैया, हम मंडल की बात नहीं, हम सुनिए, घर की बात मैंने अगल बगल में क्या विकास किया है आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए मैंने क्या किया है। आप पत्रकार हैं, विकास किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, ठीक है, आप इसको पढ़ के सुना सकते हैं कि मैंने आपके अगल बगल क्या किया है, ये आप देख सकते हैं। हम कागज लेकर नहीं आए। क्यों नहीं आए? फिर आप देखिए ना। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? प्रैक्टिकली चीज मैं बता रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आयुष्मान कार्ड की बात मैं अभी इनके मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। जो इन्होंने जो कागज तैयार करके लाए हैं, हम लोग कागज, ये तो कागज पे ही काम हो रहा है, 100% कागज पे काम हो रहा है। लेकिन आप, मैं बता रहा हूँ, आपके बगल में लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग पे 88 लाख की लागत से मैं सड़क बनवा रहा हूँ, क्या वो कागज पे बन रही है? राज्य सरकार की एक योजना का नाम बताइए आप, जो जनता को फायदा दिया हो, जनता को सीधे फायदा मिला हो। एक बात भैया केंद्र की योजना ना हो, एक योजना का नाम आप बैठ के आराम से बात कीजिए। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने इसको नहीं बताया। जब 10 रुपए, ये किसान है 11 बीघा गेहूं बोते हैं, बेशक है, हम भी किसान हैं, हम बहुत 11 बीघा नहीं 2-4 बीघा बोई थे, लेकिन ये बोल रहे हैं जब यूरिया 10 रुपए इन्होंने कम किया तो पूरे देश में हवा मना दिए कि इन्होंने 10 रुपए कम कर दिया। 5 किलो यूरिया कम किए, इसको इन्होंने एक भी बार नहीं बताया। किसान है ये, और अगर 5 किलो का दाम निकालते हैं, अगर 270 रुपए में यूरिया है तो अगर 5 किलो का दाम निकालते हैं तो 27 रुपए जाता है, 27 रुपए, और इन्होंने कम किया 10 रुपए। अब 17 रुपए किसके पास से गया ये? अब एक बार कहते हैं कि सुदनापुर की बात कीजिए, अरे भैया, फिर आप कहते हैं कूड़े भार की बात कीजिए, फिर आप कहते हैं यूरिया की बात कीजिए, किसान है, आप लोकल मुद्दों पे बात कीजिए। एक योजना का नाम बताइए जो जनता के हित में, क्या आपके जनता उसको पाए। जो बिजली आ रही है वो राज्य सरकार की देन नहीं है? बिजली राज्य सरकार की नहीं है? विद्युत सुधार, हर खेत को पानी मिल रहा है, नहीं, हर खेत, आप मेरी बात सुनिए, हर खेत को पानी मिल रहा है, ये क्रम है। तोरे तक खेत नाजोज बोल जात रहा नहीं गुरु, पहले का बताया जा सुदामा महाराज, तक तोरे खेत नाजोज बोल जात रहा। भैया नहीं मिल रहा, आपको पढ़ाई नहीं मिल रही है, आपको दवाई नहीं मिल रही है, आप बताइए। आपने जो जात रहा, एक जने बीमार हो जाते रहे, लखनऊ लेके भागत रहा, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार की देन है। दोस्तों, माहौल गर्म होता जा रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हुआ क्या है। देखिए, हमारे पीएम साहब ने कहा था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रतिवर्ष कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हमारे देश के बेरोजगारों ने कहा कि जो है हम बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इसका तय नहीं है कि हम 5 साल में बनाएंगे, 10 साल में बनाएंगे, 20 साल में बनाएंगे बुलेट ट्रेन। इसलिए तब तक आप लोग जो है पकौड़े की दुकान कर लीजिए, पकौड़े तलने का काम कर लीजिए। और उसके बाद उन्होंने जब कहा कि पकौड़े आप अगर तलने का काम कर लोगे तो हम तेल का दाम भी महंगा कर दे रहे हैं, डालडे का भी दाम महंगा कर दे रहे हैं, दोनों का दाम महंगा कर दे रहे हैं। आप बिना तेल और बिना डालडे का पकौड़ा तल करके लोगों को खिलाने का काम करिए, आपका कम पैसे में जो है धंधा भी हो जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन उस समय जो है देश की जनता ने, देश के बेरोजगारों ने कहा कि भैया हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, जब आप बुलेट ट्रेन बना करके दोगे तभी हम चलाएंगे, उसके पहले हम बुलेट ट्रेन से नीचे जो है हम अपना काम नहीं करेंगे। तो इसमें मैं समझता हूं कि मोदी जी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने का काम किया, हमारे बेरोजगार करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उसकी कोई बात नहीं। आपका तंज बहुत घुमा के था। एक प्रश्न है, अगर ये आपके हिसाब से सिर्फ कागजों पे काम है, और आपने कहा कि कोई योजना नहीं है जिससे कि लोग रोजगार अपना सकें, कुल मिला के इनके कहने का मतलब यही है। क्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो चलाई जा रही है ये बेरोजगार के लिए नहीं है? आप बता दीजिए। नहीं, मेरा एक ही बता दीजिए कब से चल रही है ये, आप बता दीजिए। नहीं, हमें नहीं जानकारी है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। पता है 15 अगस्त से चल रही है। 15 अगस्त कौन सन से? इसी पिछले
वित्तीय वर्ष 23 से 23 से कब बनी है? उसके पहले क्या योजनाएं रोजगार के लिए नहीं चलती हैं? 10 साल हो गया इनकी सरकार बनी। तो 10 साल से रोजगार की योजनाएं नहीं चल रही हैं। 10 साल से रोजगार की योजना नहीं चल रही है। क्या बात है? अगर मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, जैसे कागजों पे है, सपने जब सपने दिखाए जा रहे हैं, तो सभी प्रदेशों में ये आ कैसे जा रहे हैं? हम बता रहे हैं ना, उसका कारण आप देख लीजिए। ये विपक्ष के जितने नेता हैं, ये विपक्ष के जितने नेता हैं, सारे नेताओं को सीबीआई ईडी लगा करके उनको जो है रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं कि जिससे हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, कोई बोल ना पाए। अभी देखिए 5 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो माननीय अखिलेश यादव जी को जो है इन्होंने सीबीआई के माध्यम से घेरने का काम किया, और फिर 5 साल इनकी सीबीआई चुप थी। जैसे वो लोकसभा चुनाव फिर आया, फिर इधर सीबीआई जो है भेज दी गई कि जाइए इनसे प्रश्न करिए। तो ये 5 साल के बाद यो ही किसी को सीबीआई नहीं छेड़ती। रिवर फ्रंट घोटाले में अखिलेश ने जम के मलाई काटी है। अब जब पकड़े जा रहे हैं तो अखिलेश को छटपटाहट हो रही है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। ऑस्ट्रेलिया में सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात। आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया में यूं ही कोई टापू नहीं खरीदता है। अखिलेश यादव का होटल हजरतगंज में बन रहा था। जिस दिन से मुख्यमंत्री का पद गया है तब से होटल का काम ठप है। 10,000 करोड़ का होटल बना रहे थे, क्यों नहीं बना रहे हैं? इंग्लैंड में यूं ही नहीं होटल बनते हैं, सब लूट के। साइफाई में जो नाच करवाते थे, कहाँ गए? आप क्यों नहीं करवाते हैं? आप बताइए। पैसे का दुरुपयोग ये वही है समाजवादी लोग। इनके नेता 4 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य 4 दिन पहले ये रामचरितमानस की प्रति जलवाते थे। यदि कहीं वो रह गए होते तो रामचरितमानस पे बैन हो जाता। हम तो छठी बरहिम रामायणों में करा पाए, समझे? हाँ, क्या बोले थे? देखिए, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और इन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश जी होटल नहीं बनवा पा रहे। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। राजनाथ सिंह का बच्चा जो है वो विधायक है गाजियाबाद से। परिवारवाद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मंत्री नहीं है। अरे मंत्री नहीं, विधायक तो है। और अमित शाह जी का बच्चा जो है वो क्रिकेट का काका गाघा नहीं जानता, वो क्या बनाया गया है क्रिकेट बोर्ड का। तो ये लोग सुनिए, सरकारी संसाधन पीसीसी सचिव बनाया गया है। रुक जाइए और सुनिए, कि हमारे लोगों को जमीन पर बैठाया जाता है। ये 5 फुट ऊपर चारपाई पे बैठ के जजमेंट देते हैं। तो समाज में बराबर नहीं बैठ। 5 फुट ऊपर चले। बसपा के यहाँ साथी कौन है? आइए बसपा नहीं, मैं व्यवस्था पे बोल रहा हूँ। आइए और लोगों जानते हो, देखते हैं कि 2024 में और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या इन्हीं मुद्दों पे सरकार बनेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम बहादुर तिवारी। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है इस बार? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और जमीन स्तर पे काम किया गया है। प्रत्येक घर में सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। वो चाहे किसान सम्मान निधि का लाभ हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय निर्माण का काम रहा हो, चाहे वो आवास, भारी पैमाने पे गरीबों को आवास दिए गए हैं। निःशुल्क अन्न वितरण योजना, हर घर को लाभ पहुंचा है। और गरीब मजबूर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्णतः समर्थन व्यक्त करेगा और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 400 के पार पहुंचेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हई राम वर्मा है। किस सन से आप वोट कर रहे हैं? मैं सन 80, 81, 82 से कर रहा हूँ। कई प्रधानमंत्री आपने देखे, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी और अन्य प्रधानमंत्रियों में क्या अंतर है, या कौन बेहतर रहा आपके कार्यकाल में? मैंने बहुत से सारे प्रधानमंत्रियों को देखा, ये केवल झूठा शब्द हरदम बोलते हैं और ये सही के गाने ही नहीं जाते हैं। सही बात कभी ना बोलते हैं
और ना करते हैं। लोग वोट क्यों दे रहे हैं इनको, ये आ कैसे जा रहे हैं? इनको वोट कोई नहीं दे रहा है, ईवीएम दे रहा है। ईवीएम वही ईवीएम तेलंगाना में जिता देती है। देखिए कहीं पे वही ईवीएम तेलंगाना में जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाली जीती है। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े प्रदेशों को ईवीएम से हैक करते हैं। छोटे छोटे जहाँ 2-3 सीटें हैं उनको छोड़ देते हैं, ले जाओ। ऐसे कैसे हैक करते हैं कि नेक्स्ट, जैसे हम सुल्तानपुर में बात करें विधानसभा चुनाव में, तो बहुत सी जगह पे 1000 मतों से कुछ लोगों ने जीत हासिल की। तो ऐसे कैसे लोग हैक कर लेते हैं कि कुछ ही मत का अंतर होता है? ऐसे इसलिए हैक करते हैं कि ये कहीं पे ज्यादा हैक किए, कहीं पे कम हैक किए हैं। जहाँ पे ज्यादा वोट पड़ा अन्य पार्टियों का, वहाँ पे इनका कम आया, कम वोटों से जीते। वोट पड़ा तो फिर ईवीएम कहाँ है? कोई बिल्कुल है, ईवीएम आज हटा दे सारे पूरे हिंदुस्तान के। ये 1 वोट देंगे आप भाजपा को तो 5 वोट दिखाई देगा। अच्छा, 2 वोट देंगे तो 10 वोट दिखाई देगा। ये हम कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की जनता ईवीएम बंद करो कहती है, ये क्यों नहीं बंद करते हैं? इस पे क्या बोलेंगे? ईवीएम के मुद्दे पे आपकी सरकार को घेरा जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी करके पूरे देश में अनाउंस करके देश के सभी नागरिकों से ईवीएम के खिलाफ आपत्तियां मांगी और साबित करने का अवसर दिया। सारे दल, सभी संगठनों ने एक सुर में निर्वाचन आयोग को लिखित दिया है कि मुझे कोई शिकायत नहीं। इन्हीं का बाकी है, इनको अपने पैसे से निर्वाचन आयोग नई दिल्ली भेजने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं, जानते हैं कि किस पार्टी के उनको दिख रहा है कि सरकार बन सकती है, किस पार्टी ने अच्छा काम किया है। छोटू, आपका नाम क्या है? विकास, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत जाएगी? भाजपा। क्यों भाजपा जीत जाएगी? अरे भाजपा मजबूत है। किस लिए मजबूत है? हाँ, किस लिए मजबूत लग रही है आपको? क्योंकि भाजपा को गिरा नहीं सकता कोई, अगर उसे गिराना चाहता है तो उसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा काम किया है भाजपा ने? भाजपा ने बहुत अच्छा काम। अन्य पार्टियों ने वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे अन्य पार्टियों ने नहीं किया, अन्य पार्टियां भी की, लेकिन भाजपा हमारे लिए बहुत सही है। छोटू, आपका नाम क्या है भैया? अनिल वर्मा। अनिल वर्मा। भाई क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ने अच्छा काम किया है? सपा ने किया। केंद्र में की बात करें तो भाजपा या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन जीत जाएगी। भाजपा ने कुछ नहीं किया है। 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं किया। आयुष्मान कार्ड और हाईवे जो डेवलप हो रहा है सब फेल है उनका। आयुष्मान कार्ड ही फेल है। किसको चाहते हैं? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे, बहुत अच्छा। आइए और लोगों से बात करते हैं, कुछ आम जन से। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। विकास जी, क्या लग रहा है? युवा जाग चुका है, अब प्रधानमंत्री मोदी। युवा जाग चुका है मतलब अभी तक युवा जागा नहीं था? नहीं जागा था, अब जाग चुका है। और क्या नाम है आपका? शेर बहादुर सिंह। किस सन से आप वोट कर रहे हैं? हम बहुत दिन से वोट कर रहे हैं। कई प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे, आपको क्या लगता है कि कौन आ सकता है? आज का प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कहते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। इसके लालू शास्त्री हम मानते हैं अब ठीक थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ठीक थे। अब लाल बहादुर शास्त्री अभी हम जानते हैं वास्तव में अच्छे आदमी थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी समय की चीज इस समय के हिसाब से जिस मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं होगा। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम दिनेश पाल बबलू बाबा है। दिनेश जी, क्या लग रहा है कि कौन पार्टी सरकार बना सकती है? मोदी की गारंटी ज्यादा भारी है या फिर इंडिया गठबंधन? देखिए भाई साहब, मोदी की गारंटी भारी है केवल हवा में। ओरिजिनल धरातल पे अगर आके देखा जाएगा तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। माननीय राहुल गांधी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री अगले बनने जा रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया नहीं, कौन राहुल गांधी बने ही ना। राहुल गांधी, देखिए इंडिया गठबंधन जीत रहा है और हम लोग यही आशा मान के चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का नेता अपने आप को हम लोग राहुल गांधी को ही मान के चल रहे हैं। और देखो दोस्तों, आपने देखा कि लोगों ने चुनाव के मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी।
लोगों ने, किसी ने, कोई इंडिया गठबंधन के साथ रहा, तो कोई कांग्रेस के, या कोई इंडिया गठबंधन के साथ रहा, तो कोई नरेंद्र मोदी की हैट्रिक का इंतजार कर रहा है। किसी को लगता है कि इस बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो किसी को लगता है कि राहुल गांधी के सर पे ताज सजेगा। इसका इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनावी रथ लेकर किसी और गांव चलेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।